Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy Class 12, we will discuss the financial statements of company. और आज हम उसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. तो कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसके अकॉर्ड जो सेक्शन 2 है उसमें कंपनीज एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग हमें जो बनानी होती है. और इसमें जो नॉर्मल हमने इससे पहले जो बैलेंस शीट्स पढ़ी हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की या एनपीओ की या हमने पार्टनरशिप बिजनेस की पढ़ी हैं वो हमारी होती हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी कि टी शेप में होती हैं. जैसे कि लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़ होती हैं, राइट साइड में जो होती हैं एसेट्स होती हैं, वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो इससे अलग होती है और वो वर्टिकल फॉर्म में जो है पाई जाती है. वर्टिकल फॉर्म मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर. तो सबसे पहले जो वर्टिकल फॉर्म होती है उसमें ही पहले तो जो पिछला एक्ट था 1956 उसके अकॉर्डिंग जो था हम वर्टिकल में भी बना सकते थे और हॉरिजॉन्टल में भी बना सकते थे. लेकिन अब जो है नया एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग हम जो है बैलेंस शीट को सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में ही बना सकते हैं. तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बड़ा भी होता था, उसमें बहुत लंबी बैलेंस शीट्स होती थी. उसको सिंप्लीफाई करके जो है नए एक्ट में उसको छोटा बनाया गया है और उसके जो अंदर की इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम नोट्स के रूप में अलग से शो करते हैं, जिससे कि बैलेंस शीट को आसानी से हम मैनेज कर सकें और उसमें देख भी सकें. तो उससे रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं उसके डिटेल्स हम उनके नोट्स में शो करते हैं. तो आइए देखते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या होती है. तो शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग जो फॉर्म है बैलेंस शीट का वो इस प्रकार से है. पर्टिकुलर्स इसमें डिटेल आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं आइटम्स के जो जो चीज़ें बैलेंस शीट में हैं. नोट नंबर सेकंड कॉलम हमारा बनता है. नोट नंबर में जो नोट्स हैं जिसकी भी आइटम की डिटेल्स हमें दिखानी है, मान लीजिए शेयर कैपिटल की डिटेल हमें दिखानी है कि शेयर कैपिटल कितनी है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मिला करके बनी है. तो शेयर होल्डर फंड देखना है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी नोट्स के रूप में. उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो करंट ईयर की फिगर्स का होता है. करंट ईयर यानी इस साल जो हमारी अमाउंट है, जैसे इस साल की शेयर कैपिटल कितनी है, इस साल के रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, वो यहाँ पर करंट ईयर के फिगर्स यहाँ पर आ जाते हैं. और नेक्स्ट कॉलम जो लास्ट फोर्थ कॉलम है वो होता है फिगर्स का ऑफ द प्रीवियस ईयर. पिछले साल की जो फिगर्स हैं वो हम साथ साथ दिखाते हैं कंपैरिजन के लिए. तो शेयर कैपिटल जैसे इस साल मान लीजिए 2 लाख है तो अगले साल पिछले साल 3 लाख थी तो 1 लाख जो है डिक्रीज़ हो गई. तो इस तरीके से हम कंपेयर भी कर सकते हैं. तो 2 साल का इसमें जो है अलग साथ साथ साइड बाय साइड हम दिखाते हैं करंट ईयर की फिगर्स एंड प्रीवियस ईयर फिगर्स. तो ये इसके फॉर्मेट है. और इसमें जो सबसे पहले जो आती हैं लायबिलिटीज़ जो आती हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज़. तो इक्विटी होती है जो शेयर कैपिटल है वो आती है और लायबिलिटीज़ साथ में आती हैं. तो सबसे पहले इसमें शेयर होल्डर फंड आता है. शेयर होल्डर फंड जिसमें कि शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वॉरेंट्स. तो ये तीन चीज़ें मिला करके शेयर होल्डर फंड बनता है. तो शेयर होल्डर फंड क्या होता है, जो शेयर कंपनी का ऑनर कैपिटल इसको कहा जाता है, कंपनी की स्वामी पूंजी, यानी कि जो पैसा हमारा अपना बिजनेस में लगा हुआ है. तो ये 3 तरह की चीज़ों को मिलाकर लगा होता है. तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों तरह की शेयर कैपिटल आती है. और रिजर्व एंड सरप्लस में जो रिजर्व्स हैं सभी तरह के वो आते हैं. तो इसको हम डिटेल में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे. और इसके अंदर हम जो है जो भी डिटेल है, जैसे मान लीजिए शेयर कैपिटल का डिटेल है, यहाँ पर नोट नंबर 1 लिखेंगे और उसका जो बैलेंस शीट के ख़त्म होने के बाद जो बाद में लास्ट में नोट्स अटैच होते हैं उसमें हर चीज़ का डिटेल होता है. तो ये सिंपल हमारा जो है फॉर्मेट है. तो जैसे कि शेयर कैपिटल हम डिस्कस कर रहे थे, तो शेयर कैपिटल में जो है क्या चीज़ें आती हैं. सबसे पहले आती है ऑथराइज्ड कैपिटल, उसमें डैश शेयर ऑफ रुपीज़ डैश इच करके डिटेल दिया होता है. फिर ऑथराइज के बाद आता है इशूड कैपिटल, कितनी कैपिटल जो है इशू की है कंपनी ने, वो उसमें आता है कितने शेयर्स हैं कितने रुपए के. और प्रेफरेंस हैं या इक्विटी हैं उसका टाइप ऑफ शेयर आ जाता है. उसके बाद आता है ऑथराइज्ड के बाद इशूड, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड. तो कितने शेयर जो हैं लोगों ने खरीदे हैं, आपसे सब्सक्राइब किए हैं, वो सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ रुपीज़ डैश ईच आ जाता है. फिर कॉल्ड अप कैपिटल, सारा पैसा कई बार कंपनी एक साथ नहीं मंगाती है, कुछ कैपिटल जो है वो रिजर्व कर लेती है फॉर द फ्यूचर. तो उसके हिसाब से जो है रिजर्व कैपिटल को छोड़ करके जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी है और फिर पेड अप कैपिटल कितनी है, और उसमें से लेस हो जाते हैं एरियर्स जो भी हमारे जो रिसीव नहीं हुआ है पैसा वो. तो टोटल मिला के कितना शेयर कैपिटल हमारा बना है, ये सारी चीज़ें हम नोट्स में दिखाते हैं. अगर हम इसी में दिखाएंगे तो बहुत बड़ी बैलेंस शीट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा. तो इसलिए सिर्फ हम इसमें मेन आइटम्स दिखाते हैं और जो उसका डिटेल है अंदर का जो भी चीज़ें हैं उसके सब पार्ट्स जो हैं वो हम बाद में नोट्स के रूप में दिखाते हैं. तो शेयर कैपिटल में टोटल शेयर कैपिटल हमें कितनी मिली है, करंट ईयर की फिगर हमारी यहाँ पर आ जाएगी और प्रीवियस ईयर की शेयर कैपिटल हमारी यहाँ पर आ जाएगी. उसके बाद फिर सेकंड हमारा होता है शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के जो रिजर्व्स हम बनाते हैं
वो इसमें आ जाते हैं। तो कौन कौन से रिजर्व्स हम बनाते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, या उसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, या जो जितने भी डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स हैं हम इसमें शो करते हैं। और साथ ही जो प्रॉफिट और लॉस काउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस होता है, तो अगर लॉस है तो भी हम इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में इसको शो करते हैं माइनस आइटम के रूप में, और अगर वो प्लस आइटम है, क्रेडिट के रूप में है, प्रॉफिट है, तो भी हम उसको रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं। तो उसके अलावा जो डिफरेंट रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व मान लीजिए आपने बनाया है, या सिंकिंग फंड बनाया है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और उसके अलावा जनरल रिजर्व हमारा आ जाता है। तो कई इस तरह के जो भी रिजर्व्स या फंड्स हैं वो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं। तो ये भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स जो होता है, इसका मतलब होता है शेयर वारंट्स जो होते हैं, जब हमारे शेयर फुल्ली पेड हो जाते हैं तो हम उसको शेयर वारंट्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, यानी कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उनको जो है कुछ शेयर्स को, जो कुछ लॉट्स के रूप में होते हैं, उनको हम शेयर वारंट्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो वो शेयर वारंट्स के लिए जो पैसा मिला है वो भी हम इसमें अलग से शो कर सकते हैं। तो तीनों मिला करके हमारा शेयर होल्डर फंड बनता है। तो ये इक्विटी हो गई हमारी। उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब होता है, तो कई बार कंपनी शेयर इशू करती है और उसके बाद जो है अलॉटमेंट में और इशू के समय में डिफरेंस होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बीच में जो है मार्च आ गया और हमारा ईयर एंड हो गया है, तो उस समय तक हमने शेयर अलॉट अभी नहीं करे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है, तो उस अमाउंट को हम जो है अलग से इस हेड में दिखाते हैं, क्योंकि वो अलॉटेड शेयर्स को हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अलॉट तो हुए नहीं है शेयर्स, किसी को हमने दिए नहीं है। तो अभी तक एप्लीकेशन मनी हमारे पास ही है और अभी पेंडिंग चल रहा है, अलॉटमेंट अभी हुआ नहीं है, तो वो सारा अमाउंट जो है हम इसमें अलग से हेडिंग में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर करंट ईयर की अमाउंट आ जाएगी और यहाँ पर प्रीवियस ईयर की अमाउंट जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड जो है इसका हेडिंग हो गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेडिंग के अंदर। उसके बाद जो है थर्ड पार्ट जो होता है दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म जो है, इसके अंदर हम आगे सब पार्ट्स कर लेते हैं। बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब जो हमने लंबे समय के लिए उधार लिया है, जैसे कि हमने मान लीजिए डिबेंचर इशू करे हैं, बॉन्ड्स इशू करे हैं, या लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हैं टेकन फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो लॉन्ग टर्म होता है यानी कि 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जो भी होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाती हैं। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित। स्थगित जो आयकर देनदारी है वो हमारी नेट जो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पर आती है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है? जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, जो हम अकाउंटिंग रूल्स का यूज़ करते हुए हमारी जो नेट इनकम निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, वो वाला प्रॉफिट, और कई बार जो टैक्सेशन रूल्स के अकॉर्डिंग जो हम चीज़ें प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट, वो हमारा डिफरेंट होता है मोस्टली, क्योंकि कई बार इनकम टैक्स में जो होता है बहुत सारे आइटम्स पे छूट होती है कई बार, और हमारा जो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से जो होता है वो कई बार वो टैक्सेबल होते हैं, कई बार वो डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं। तो कई तरह की डिफरेंसेस जो है दोनों में अलग होता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें, अगर हम अपना प्रॉफिट अकाउंटिंग रूल के हिसाब से निकालते हैं वो अलग आता है, और अगर हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं यानी कि जिस पर टैक्स दिया जाना है, वो दोनों ही टैक्सेबल जो प्रॉफिट होता है वो दोनों ही अलग अलग आते हैं बेसिकली। तो कई बार क्या होता है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तब आती है जब हमारा अकाउंटिंग इनकम जो है वो अकाउंटिंग के हिसाब से वो ज़्यादा बन रही है, और टैक्स के हिसाब से जो टैक्सेशन जो रूल्स हैं उनके हिसाब से हमारी इनकम कम बनती है। तो जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ होता है। तो जितना टैक्स उस पर हमारा बनेगा, ज़्यादा बन रहा है, वो हमारा लायबिलिटीज़ में शो होता है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में जो है, जो 1 साल से बाद हमें पे करनी है, वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आता है, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा समय के लिए, जैसे कि प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, ये अभी नहीं देना, जब हम रिडेम्पशन करेंगे शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर को वापस करेंगे, लौटाएंगे पैसा, या डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करेंगे, लौटाएंगे पैसा, उसके साथ हमें पे करना है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि हमें सिर्फ 1 साल के अंदर नहीं देना है, इसको लंबे समय के बाद वापस करना है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आ जाता है। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जो है 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, जो लंबे समय के लिए प्रोविजंस हैं, हम उसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस उसमें शामिल करते हैं। जैसे कि प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, तो कर्मचारियों के फ़ायदे के लिए जो हमने बेनिफिट्स के लिए अदर स्कीम्स चलाई होती हैं, उनमें जो हमें पेमेंट्स करनी होती हैं। और उसके अलावा जो ग्रेचुइटी के लिए प्रोविज़न है, जो ईएल वगैरह होता है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसी को देने हैं तो एकदम से तो नहीं देने पड़ते, वो लॉन्ग टर्म के बाद देने हैं। जब वो रिटायर होगा, जब वो जाएगा, उस समय हमें वो पेमेंट्स करनी है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं, हमारे प्रोविजंस हैं जो हम इसमें शो करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें चारों नॉन करंट लायबिलिटीज़ में शो होती हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये सारी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी में शो होती है। उसके बाद जो चौथा पार्ट होता है हमारा लायबिलिटी साइड का, दैट इज़ करंट लायबिलिटीज़। तो ये तो सारी लॉन्ग टर्म हो गई। सबसे ऊपर शेयर होल्डर फंड आ गया, जिसको हम कैपिटल कहते हैं नॉर्मल। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी आ गई थी, पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ गई, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं? जो हमें 1 साल से कम समय के अंदर पे करनी है, बिफोर 12 ईयर्स या विद इन 12 ईयर्स हमें पे करनी है। तो 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर हमें वो पे करना है, तो इसको करंट लायबिलिटी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इसमें आती हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं जो हमने थोड़े समय के लिए कोई भी जो है उधार लिया है। जैसे कि मान लीजिए हमारे ट्रेड पेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में हम जैसे शॉर्ट टर्म बैंक लोन हो गए हमारे, तो 6 महीने के लिए, या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए हमारे, ये हमारे शॉर्ट टर्म उसमें आ जाते हैं बोरिंग्स में। और ट्रेड पेबल्स जो होता है, ये क्रेडिटर्स जो हमारे होते हैं प्लस बिल पेबल, दोनों को मिला करके ट्रेड पेबल कहा जाता है। तो जो हम बिज़नेस करते हैं जिस चीज़ का भी, उसके लिए जो भी हम उधार में परचेजिंग करते हैं या हम बिल लिखते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिखे जाते हैं, वो सारे मिला करके, यानी कि क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल, दोनों को मिला करके ट्रेड पेबल कहा जाता है। तो ये हमारी करंट लायबिलिटी है, बिकॉज इट हैज़ टू बी पेड विद इन अ ईयर। तो लेस देन 1 ईयर में हमें पे करना है, इसलिए इसको करंट लायबिलिटी माना जाता है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ में उसके अलावा जो इनके अलावा कोई अदर करंट लायबिलिटीज़ हमारी होती है, कोई देनदारी होती है, जैसे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, या एक्रूड इंटरेस्ट होता है जो हमने देना है ना। और उसके अलावा जो हमारे अनपेड डिविडेंड्स होते हैं, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, या अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हैं, या इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, इस तरह के जो अनपेड डिबेंचर्स जो होते हैं, जो कई बार आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होते हैं जो हमें इस साल में पे करने हैं, वापस करने हैं, वो हमारे आउटस्टैंडिंग में जो डिबेंचर्स हैं वो हमारे करंट ईयर लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं। तो करंट ईयर लायबिलिटीज़ में ऐसे एक्सपेंसेस भी आते हैं जो हमने इस साल राइट ऑफ करने हैं या उनको अमोर्टाइज़ करना है, और जो पार्ट हम इस साल राइट ऑफ करेंगे, अमोर्टाइज़ करेंगे, वो हम अदर करंट लायबिलिटी में शो करेंगे। और जो पार्ट हमारा राइट ऑफ नहीं होगा, आगे फ्यूचर में धीरे धीरे कई सालों में हम करते हैं उसको, तो उसको हम अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में शो करते हैं। तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ यहाँ पर शो होगा, वो बाकी का पार्ट। तो इस तरीके से हम 2 पार्ट्स में इसको शो करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो है डिबेंचर्स, या मान लीजिए कोई आप कोई एक्सपेंस राइट ऑफ कर रहे हैं, तो जो पार्ट हम इस साल राइट ऑफ कर रहे हैं वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा, और जो राइट ऑफ नहीं हो रहा है वो आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में शो हो जाएगा। इस तरीके से हम उसको शो करते हैं। उसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न जो छोटे प्रोविजंस होते हैं, जो 1 साल के लिए होते हैं। तो जैसे कि आपके प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं, प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट होते हैं, जो हमने 1 साल के अंदर अंदर कोई रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको पेमेंट्स करनी है, वो हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में आ जाएंगे। उसके अलावा प्रोविज़न फॉर टैक्स है या प्रपोज्ड डिविडेंड है, ये सारे प्रोविजंस आपके शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए होते हैं, तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाएंगे। तो ये चारों चीज़ें जो है, चारों हेडिंग्स हमारी, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज़ एंड करंट लायबिलिटीज़, ये सारी चारों की चार इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो है बैलेंस शीट के इसमें आती हैं। सबसे पहले लायबिलिटी कैपिटल, फिर लायबिलिटीज़ शो होती हैं, और इसका टोटल जो है इसका हम इधर कर लेंगे, यहाँ पर दोनों साइड का टोटल हमारा करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। तो ये हमारी बैलेंस शीट जो लायबिलिटीज़ और कैपिटल पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे हम पार्टनरशिप बिजनेस में, ये तो हम लेफ्ट हैंड साइड बनाते थे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, और एसेट्स को हम राइट हैंड साइड शो करते थे। और अब जो है ये वर्टिकल फॉर्म में बनती है कंपनी की बैलेंस शीट, तो इसलिए पहले कैपिटल आती है, फिर लायबिलिटीज़ आती हैं, उसके बाद लास्ट में एसेट्स आती हैं। तो अब ये दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है, एसेट साइड। तो एसेट साइड में जो है
कौन सी चीज़ें हम लिखते हैं कंपनी की। जो फर्स्ट है ये है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो फिक्स लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। तो इसके हमने कई पार्ट्स बनाए हुए हैं। लॉन्ग टर्म में भी कई तरह की एसेट्स होती है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स भी कई तरह की इन्होंने डिवाइड किया। फिक्स्ड एसेट कौन सी एसेट होती हैं, वो एसेट्स होती हैं जो लंबे समय के लिए बिजनेस में यूज़ की जाती हैं और जिनसे हम बिजनेस करते हैं यूज़ करके, ना कि उनको सेल पर्पस के लिए हमने खरीदा है। तो जैसे अब इसमें भी हमने और कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बिजनेस में जो कि दिखाई देती हैं, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिनका एक फिजिकल शेप होता है, साइज होता है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है। ये सारी चीज़ें टेंजिबल हैं, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इनका एक फिजिकल साइज और शेप होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स को भी हमने कई पार्ट्स में बांटा है। तो एक टेंजिबल एसेट हो गया और उसके बाद हो गया इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि दिखाई नहीं देती हैं, जो जिनको छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन वो बिज़नेस में इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो लंबे समय के लिए जो है ये बिज़नेस में यूज़ होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। और उसके अलावा गुडविल होता है, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, माइनिंग राइट्स होते हैं, हमारे जो अधिकार हमने खरीदे हैं पैसे देकर के, कॉपी राइट्स है, पेटेंट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो हमने जैसे कोई बुक राइटिंग करता है तो उनके जो अपने जो कॉपी राइट्स हैं उनके, वो हमारे सारे इंटेंजिबल होते हैं। ये सारे अधिकार हैं, इनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है, इनको ख़रीदा जा सकता है। और लेकिन ये इंटेंजिबल होते हैं, दिखते नहीं हैं, इनको छुआ नहीं जा सकता। इसी तरह से हमारे रेसिपीज़ हैं, फार्मूलेज़ हैं, कोई मॉडल है, कोई डिज़ाइन है, कोई ब्लूप्रिंट्स हैं किसी चीज़ के, या लाइसेंस हैं हमारे, या फ्रेंचाइजीज़ हैं, वो सारे अधिकार, ये सब चीज़ें हम खरीदते हैं पैसे दे करके। इनकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, ये हम एसेट्स की तरह इनको ट्रीट करते हैं, मगर ये इंटेंजिबल होते हैं और लंबे समय तक हम इसको बिजनेस में यूज़ करते हैं, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं, बट ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, वो हमारी एसेट है, टेंजिबल है, लेकिन वो अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। जैसे बिल्डिंग बन रही है हमारी, या प्लांट और मशीनरी जो है वो फिक्स हो रही है अभी, या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी वर्क इन प्रोग्रेस इसको कहा जाता है। तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसका हम अलग से रिकॉर्ड रखते हैं। जो अभी पूरी बनकर तैयार नहीं हुई है इस्तेमाल के लिए, वो अभी काम उन पर चल रहा है, लेकिन वो हमारी कैपिटल है, उस पर कुछ पैसा लगा चुके हैं। तो जितना वो बन चुकी है, जितनी वैल्यू की वो बन चुकी है, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, मान लीजिए वो 2 लाख तक की बन के तैयार हो चुकी है, तो वो आपका उसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पे 2 लाख शो करेंगे। तो जैसे जैसे वो बनती रहेगी उसकी वैल्यू वैसे वैसे हम इसमें शो करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ये फिक्स्ड एसेट में ही चल रहा है सारी चीज़ें, तो इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो कई बार इनटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जो अंडर डेवलपमेंट है। मान लीजिए हम कोई कॉपीराइट्स खरीद रहे हैं, लेकिन उनके लिए अभी वो अंडर प्रोसेस चल रहा है, अभी तक हमें वो अधिकार मिले नहीं हैं, पेमेंट्स हम कर चुके हैं, अभी प्रोसेस में चल रही है चीज़। या कोई हम सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं, उसके लिए भी वो प्रोसेस में चल रहा है, अभी हमने वो भी तैयार नहीं हुआ इस्तेमाल के लिए। तो इनटेंजिबल एसेट्स भी जो हैं, जो उनकी अभी पूरी तरह से रेडी टू यूज़ नहीं हुई हैं, या अभी हम उनको इस्तेमाल नहीं करने लगे हैं, या प्रोसेस में चल रही हैं, अभी पेमेंट हुई है उनकी और अभी तक वो हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इस तरह की चीज़ें जो है अभी तक जो अंडर प्रोसेस चल रही हैं इनटेंजिबल एसेट्स, तो वो भी हम अलग से शो करें। तो जो हो चुकी हैं उनको हम टेंजिबल और इंटेंजिबल में शो करेंगे, और जो नहीं हुई हैं अभी तक अंडर प्रोसेस है, तो उनको हम वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में यहाँ शो कर रहे हैं, या अंडर डेवलपमेंट के रूप में शो कर रहे हैं। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो लंबे समय तक हम इसको जो है बेचेंगे नहीं, अपने पास ही रखेंगे, तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में आती है। और ये कोई भी चीज़ हो सकती है, शेयर हो सकता है, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो, डिबेंचर खरीदे हो, बॉन्ड्स खरीदे हो, या अपने खुद की कंपनी की कोई जो ब्रांचेज हैं उनमें इन्वेस्ट किया हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टमेंट वो होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट की गई हैं। उसके बाद डेफर्ड टैक्स जो है एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो है वो तब आता है जब हमारी अकाउंटिंग इनकम जो है टैक्सेबल इनकम से कम होती है। तो अकाउंटिंग इनकम हमारी कम है और टैक्सेबल इनकम ज़्यादा। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि आप जो टैक्सेबल इनकम होती है, जो अकाउंटिंग इनकम टैक्स के हिसाब से हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं वो, और जो अकाउंटिंग प्रोसेस के हिसाब से हम इनकम निकालते हैं या प्रॉफिट निकालते हैं, वो दोनों में डिफरेंस होता है।
तो अगर ये हमारी अकाउंटिंग इनकम कम होती है टैक्सेबल इनकम से, तो हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो बनती है, और इसको हम जो है एसेट साइड में यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो कई बार जो है कंपनीज लॉन्ग टर्म 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लोन या एडवांसेस जो है दूसरों को देती है। तो हो सकता है अपने किसी ब्रांच सिस्टर ब्रांच को दिया है, या किसी और को दिया है, या किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हमने कराए हैं। तो ये सारे लोन और एडवांसेस जो होते हैं हमारे, जो हमने दूसरों को दिए हैं, वो हमारे लॉन्ग टर्म के इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स जो है, जो करंट नहीं है, वो इसमें जो अदर कैटेगरीज में, यानी ऊपर की किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रही है, तो उसको हम यहाँ अदर नॉन करंट एसेट्स में शो करते हैं। जैसे कि कोई ट्रेड रिसीवेबल है जो 1 साल 12 महीने के बाद, यानी बैलेंस शीट बनने के बाद वो मिलेगा, अभी हमने उसको प्राप्त हमें नहीं हुआ है। या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जैसे शेयर इशू एक्सपेंसेस है, या डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। ये जो है 1 साल के बाद राइट ऑफ होंगे, लंबे समय के बाद राइट ऑफ होंगे, तो ये अदर नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में हम इसको शो कर देते हैं। उसके बाद आता है जब ये सारी हमारी जो है फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं ऊपर की चीज़ें। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट होता है इसका एसेट साइड का, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में वो एसेट्स होती हैं जो 1 साल से कम समय के लिए हमारे पास रहती हैं या यूज़ होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी कहा जा सकता है। तो ये कुछ भी हो सकती है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कुछ भी हम 1 साल से कम समय के लिए जो हमारे पास हैं, वो इस साल जो हमारी मैच्योर हो रही हैं, मान लीजिए, वो हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद जो है हमारा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जो है उसको कहते हैं जो यानी कि स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये जो स्टॉक होता है हमारा, वो इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है, फिनिश गुड्स भी होते हैं, और उसके बाद स्टोर एंड स्पेयर्स भी होते हैं, लूज टूल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला करके सब इनको इन्वेंट्रीज कहते हैं, जिसको सिंपल भाषा में हम स्टॉक भी कह देते हैं। तो ये हमारा जनरली क्लोजिंग स्टॉक जो होता है इनका आइटम्स का, वो होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, इन दोनों को मिला करके ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। जो भी हम उधार में खरीदारी बिक्री करते हैं, सेल करते हैं, उससे रिलेटेड ये होता है ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि जो व्यापारिक प्राप्तियां हमें होने वाली हैं, चाहे वो डेटर से होने वाली हो, चाहे वो बिल्स के माध्यम से होने वाली हो, बिल रिसीवेबल वो हमारी ट्रेड रिसीवेबल में आ जाती है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स जो होता है, यानी कैश और जिसको कैश के ही बराबर इक्वल माना जाता है, वो इसमें आ जाते हैं हमारे। और कैश ये क्या है? बैलेंसेस विद द बैंक, यानी कि हमारे अकाउंट में जो बैंक में पैसे हैं वो इसमें आ जाते हैं। चेक्स हैं जो अब तक हमने बैंक में जमा नहीं कराए हैं, ड्राफ्ट इन हैंड है हमारे, या कैश इन हैंड है जो हमारे पास ऑफिस में कैश पड़ा हुआ है, और उसके अलावा भी कोई जो है इसके इक्विवेलेंट चीज़ मानी जाती है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में हमारा आ जाता है। तो जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को भी कैश इक्विवेलेंट माना जाता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, हम इसको यहाँ पर जो है इसमें आ सकता है ये। तो ये सारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस जो होते हैं 1 साल से कम समय के लिए यदि हमने किसी को लोन दिया है, या इस साल कोई हमारा पैसा मिलने वाला है हमें लोन या एडवांस का, वो हम इसमें शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में शो कर सकते हैं। विद इन 1 ईयर वो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में जो है हम जो ऊपर किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो ये अदर की कैटेगरीज में डाल देते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इंटरेस्ट है हमारा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने पहले से ही दे रखा है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस है, या हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है जो हमारा हमने कमाया है लेकिन वो भी हमें मिला नहीं है, या एडवांस टैक्स हमने जो है पे कर रखा है वो इसमें आ जाता है, या अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस जो हम इस साल हमें राइट ऑफ करने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इस तरीके से जो है करंट एसेट्स में जो 1 साल से कम समय के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, या खुद कैश जो है या कैश इक्विवेलेंट्स वो भी इसमें आ जाती हैं। और इसका टोटल दोनों का इधर आ जाएगा फिगर्स ऑफ द करंट ईयर एंड फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो साथ साथ हम दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं, पिछले साल की तुलना में इस साल की जो आइटम है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है।
तो ये एक कंप्लीट बैलेंस शीट है कंपनी की, और आप देख सकते हो कि ये जो नॉर्मल हमने बैलेंस शीट पढ़ी है सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की, इससे कितना डिटेल में है, और इनके जो भी चीज़ें हैं हर आइटम के अंदर अगर आप कुछ इसमें डिटेल शो करना चाहते हैं किसी भी चीज़ से संबंधित, तो हम यहाँ पर अलग से नोट लिख देंगे, और बैलेंस शीट के बाद यहाँ पर जो है नीचे नोट्स अटैच कर दिए जाते हैं। जिस भी चीज़ का डिटेल हमें शो करना है, उसके बारे में जानकारी डिटेल में कोई दिखानी है, वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ जो हमारी होते हैं, जो बैलेंस शीट में जनरली हम नहीं दिखाते हैं, जो ऐसी कोई चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा है किसी के अगेंस्ट, उसमें हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या कोई और हमारी जो है कोई चीज़ें हैं जो चल रही हैं अभी तक जिनको क्लैरिफाई नहीं हुई हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के रूप में, उसको हम फुट नोट के रूप में नीचे अलग से दिखा सकते हैं कि ये हमारी लायबिलिटीज़ हो सकती हैं, कंटिंजेंसीज हो सकती हैं जो हमें करनी पड़ सकती हैं, पे करनी पड़ सकती हैं। तो इस तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं कंपनी की, उसका आज हमने बैलेंस शीट पार्ट किया है कि किस तरह से कंपनी की जो है 2013 जो नया एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसमें जो है हम जो बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है वो किस तरीके से तैयार करते हैं। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का, या जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो आशा है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।